अच्छा जी, चैप्टर नंबर 15 की डिस्कशन स्टार्ट थी। चैप्टर नंबर 15 में अब तक हमने डिस्कशन ये की है कि IRMS और VRMS ये हमारे पास AC सर्किट्स में इफ़ेक्टिव वोल्टेज और इफ़ेक्टिव करंट है। AC जनरेटर तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट प्रोड्यूस करता है, फार्मूलाज मैं ऑलरेडी लिख चुका था। लेकिन डिवाइस के हिस्से में जो वोल्टेज आता है या डिवाइस जिस करंट को रिसीव करता है तो वो हमारे पास IRMS और VRMS होता है। लास्ट जो हमने फार्मूला लिखा था तो वो था कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का जो रेशो है, यही रेशो पीक वोल्टेज और पीक करंट में भी होता है और यही रेशो RMS वोल्टेज और RMS करंट में भी होता है। तो AC बिजली का जो निज़ाम है वो इस तरीके से बनाया गया है। हम चूँकि फेज़ के हवाले से भी डिस्कशन कर चुके हैं, फेज़र डायग्राम ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे एक दो डायग्राम्स अभी बनाऊँगा, इसकी डिस्कशन आने वाली है। अभी हम एक सर्किट इस तरह से डिस्कस करेंगे कि उसमें वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये इस तरह से होंगे। दोनों का पैटर्न बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो जब करंट और वोल्टेज दोनों इस तरह से होंगे तो इसमें फिर हम कहते हैं कि इन दोनों में हमारे पास फेज डिफरेंस ज़ीरो के बराबर है। इन दोनों में फेज डिफरेंस जो है वो ज़ीरो के बराबर है। और अगर इस तरह का पैटर्न हमें अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का कभी ऑब्जर्व करने को मिले तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, इन फेज हैं। ये दोनों इन फेज हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर कभी इस तरह से सिचुएशन होगी कि वोल्टेज का ग्राफ इस तरह से बने और करंट का ग्राफ हमारे पास इस तरह से बने, तो इस सिचुएशन में ये दोनों आइडेंटिकल बिहेवियर नहीं रखते। इस वक्त हम कहते हैं कि इन दोनों में फेज डिफरेंस मौजूद है और उस फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी 90 डिग्री। उस फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी 90 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें ये किस तरह से पता चला। तो हमने जो फेजर डायग्राम इससे पहले डिस्कस किया था उसके मुताबिक अगर हम देखें तो फ़र्ज़ करते हैं ये y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। तो वोल्टेज का फेज़र टाइम इज़ इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट ले रहा है और करंट का फेज़र टाइम इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि करंट हमारे पास वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। एंगल के हवाले से हम इस तरह से, तो हम जब भी एंगल इस तरह से बनाते हैं तो एंगल हम इससे अगर स्टार्ट करें तो इस डायरेक्शन में, तो करंट हमारे पास, मैं अगर इसको डायग्राम की शक्ल में आपको अगर समझाऊं तो फ़र्ज़ कर लें ये वोल्टेज का फेज़र है और ये करंट का फेज़र है। तो ये हर लम्हा एक दूसरे से क्या होंगे, 90 डिग्री के फासले पे होंगे हर लम्हा। और करंट ये ब्लू समझ लें कि ये करंट है, रेड वोल्टेज, और हर लम्हा ये ब्लू यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा।
नेक्स्ट जो पॉसिबल सिचुएशन हमारे सामने अभी आएगी, हम मुख्तलिफ सर्किट्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, टाइम एज्यूम करते हैं कि वोल्टेज का जो ग्राफ है वो इस तरह से बन रहा है और करंट का ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से बन रहा है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को भी अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम यहां पे लिखेंगे कि इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है। इन दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, लेकिन यहां पे हम लिखते हैं कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री। वोल्टेज जो है वो लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री। अब हम इसको यहाँ पे ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज का जो फेज़र है वो यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। वोल्टेज का जो फेज़र है वो यहाँ पे है और करंट का फेज़र आप देख रहे हैं कि करंट का फेज़र अपनी लोअर पीक से स्टार्ट ले रहे हैं। करंट का फेज़र यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। रोटेशन हमारे पास चूंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है तो ये हमारे पास इस तरह से 90 डिग्री। तो हर लम्हा करंट जो है वो लैग कर रहा होगा, पीछे होगा, और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री पे आगे होगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से शो करूं कि ये वोल्टेज और ये करंट, तो चूंकि रोटेशन तो हमारे पास इस डायरेक्शन में हम ऑलरेडी फेजर डायग्राम में दिखा चुके, तो ये हमारे पास इस तरह से होगा, ये हमारे पास इस तरह से होगा कि हम जब इसको रोटेट करेंगे तो हर लम्हा वोल्टेज का जो फेज़र है वो करंट के फेज़र से 90 डिग्री आगे होगा। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि अभी मुख्तलिफ सर्किट्स में हमारे सामने आएंगी। चैप्टर नंबर 15 से पहले हमने जब भी करंट की बात की है तो हर जगह पे हमने डीसी करंट से रिलेटेड बात की है। ये पहली मर्तबा है कि हम इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे पास करंट और वोल्टेज के ग्राफ की पॉसिबिलिटी इस तरह से भी है कि ये इस तरह से बन जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि करंट इस तरह से हो और वोल्टेज जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाए। अच्छा जी, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं करंट का ग्राफ इस तरह से बन रहा और वोल्टेज का जो ग्राफ है वो इस तरह से बन जाए। ये तीनों के तीनों ग्राफ मैंने एक मर्तबा फिर दोबारा इसलिए प्लॉट किए क्योंकि मैं आपको इस वक्त समझाना चाहता हूं कि पावर इन एसी सर्किट्स किस तरह से हो सकता है। जनरल जो फार्मूला है पावर का, जो कि आप पहले से जानते हैं, वो होता है I मल्टीप्लाइड बाय V। अब इन ग्राफ्स को जब हम देखते हैं तो इसमें हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे करंट पॉजिटिव है और यहाँ पे करंट नेगेटिव। इसी तरह वोल्टेज भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे करंट पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस फार्मूला से आपको कभी पॉजिटिव आंसर मिलेगा और कभी नेगेटिव आंसर मिलेगा। क्यों इस तरह से होगा ये तफसील अभी आने वाली है, ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे फ़िलहाल बता रहा हूँ।
अगर पावर I मल्टीप्लाइड बाई V, यानी अगर पावर का जो आंसर है वो पॉजिटिव बन रहा है, तो फिर इसका मतलब होगा कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू दी सर्किट कंपोनेंट। सर्किट में हमने जो कंपोनेंट या डिवाइस लगाया है उसकी तरफ एनर्जी जा रही। और अगर हमारे पास इस तरह से हो कि I मल्टीप्लाइड बाई V से नेगेटिव आंसर आ रहा है, I मल्टीप्लाइड बाई V से नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो फिर इसका मतलब होगा कि एनर्जी फ्लोज बैक फ्रॉम सर्किट कंपोनेंट टू द सोर्स, के सर्किट कंपोनेंट से एनर्जी सोर्स की तरफ वापस जा रही है, फिर ये उसका मतलब होगा। तो हमारे पास आप देख सकते हैं करंट कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, इसी तरह वोल्टेज कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। तो I मल्टीप्लाइड बाई V से पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है, नेगेटिव आंसर भी आ सकता है। तो अगर हमारे पास पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा कि एनर्जी सोर्स से सर्किट कंपोनेंट की तरफ जा रहे हैं, और अगर पावर का आंसर नेगेटिव है तो इसका मतलब है या ग्राफ पावर का ग्राफ, अभी हम बनाएंगे पावर का ग्राफ भी बनेंगे, तो अगर पावर का ग्राफ कभी नेगेटिव साइड पे बन रहा हो तो इसका मतलब होगा कि एनर्जी फ्लोज बैक फ्रॉम द सर्किट कंपोनेंट टू द सोर्स। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे AC सर्किट्स की तरफ, जिसमें ये तमाम डिटेल आपको काफ़ी क्लियरली समझ आ जाएंगी।